तो बच्चों, चलिए आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अपनी अध्ययन योजना यानी कि स्टडी प्लानर कैसे बनाएं विषय पर। बच्चों, सत्र के अंत में आप सीख जाएंगे कि अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, अपनी ज़रूरतों के आधार पर अपना स्टडी प्लानर कैसे बनाया जा सकता है। चलिए सत्र के भाग 1 की ओर बढ़ते हैं। सत्र के प्रथम भाग में हम ये जानेंगे कि एक अध्ययन योजना यानी जिसे हम स्टडी प्लान कहते हैं आखिर होता क्या है, छात्र जीवन में इसका क्या महत्व है, और अब जब बोर्ड एग्जाम सर पे हैं, परीक्षाओं का समय है, ऐसे में एक व्यवस्थित सा स्टडी प्लानर बनाकर उसके अनुरूप पढ़ना वर्तमान में आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, जब भी आप स्टडी प्लानर बनाते हैं तो स्टडी प्लानर बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको अपना स्वमूल्यांकन करना होता है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट। इसके अंतर्गत आपको ये देखना होता है कि ऐसे कौन से विषय हैं जो आपके लिए आसान हैं, आपको आसान लगते हैं, ऐसे कौन से विषय हैं जो आपको कठिन लगते हैं, किस विषय में आप थोड़े कमज़ोर हैं और किस विषय में आपको ज़्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की ज़रूरत है। तो बच्चों, जब आप ये असेसमेंट कर लेंगे कि आपकी ज़रूरतें क्या हैं, तब आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एक व्यवस्थित सी योजना बना पाएंगे, यानी कि आप एक सिस्टमैटिक सा प्लान बना पाएंगे। एक बार जब आप प्लान कर लेंगे तब आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि क्रियान्वयन करेंगे। यानी कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप जान पाएंगे, और ये जानने के बाद आपका प्लान जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा, यानी क्रियान्वित होगा। उपरोक्त तीनों चरण जब आप पूरा कर लेंगे तब आपका जो प्लान होगा वो एक इफ़ेक्टिव स्टडी प्लान कहलाएगा, यानी तभी आप एक प्रभावी योजना बना पाएंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि एक स्टडी प्लान तभी प्रभावी या उपयोगी हो सकता है जब आप अपने पाठ्यक्रम संबंधी स्वयं की ज़रूरतों का मूल्यांकन करें, उसके पश्चात अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सिस्टमैटिक प्लानिंग बनाएं और उस पर कार्य भी करें और साथ ही उस पर अटल भी रहें। तो आइए जानते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जबकि बोर्ड परीक्षाएं आने वाली हैं और आप लोग सब बहुत सारी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको करनी है, ऐसे में आपके लिए स्टडी प्लानर बनाना एवं उसके अनुसार अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, जब भी परीक्षा के दिन होते हैं तो आपके दिमाग में कई प्रकार के विचार आते हैं जो आपको परेशान भी करते हैं कि सिलेबस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा पढ़ाई मैं कैसे कर पाऊँगा, कहीं होगा ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ ना पढ़ पाऊँ, मुझे याद ना रहे, ऐसा तो नहीं कि परीक्षा के दिनों में मैं भूल जाऊँ। तो ऐसे कई सारे विचार होते हैं जो आपके दिमाग में उथल पुथल करते हैं। तो जब आप एक स्टडी प्लानर बना लेते हैं तो आपके विचारों को एक दिशा मिल जाती है, यानी आप सब चीज़ों को छोड़कर अपने अध्ययन में जो आपको करना है उस पर आप ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, यानी फोकस कर पाते हैं। जब आप अपना ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, जब आप पर्टिकुलर किसी चीज़ पर, लक्ष्य पर फोकस कर लेते हैं, तो किसी भी प्रकार की भ्रम यानी कि कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होती। जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, जो भी आपको विषय पढ़ना होता है, जो समझना होता है, वो आपके दिमाग में उसकी एक बहुत ही साफ स्पष्ट सी पिक्चर होती है और किसी प्रकार का कोई भ्रम आपको नहीं होता। बच्चों, अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे क्योंकि कोई अपना व्यवस्थित सा प्लान नहीं बनाते हैं, ऐसी स्थिति में जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उसके बाद वो सोचते हैं कि आखिर आज उन्हें पढ़ना क्या है। जब वो ये सोचते हैं कि उन्हें पढ़ना क्या है, एक बार जब डिसाइड करते हैं कि ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको फिर वो इकट्ठा करते हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से कौन सी किताबें। तो इस तरीके से व्यवस्था बनाने में ही उनका काफ़ी सारा समय निकल जाता है। लेकिन जब आप स्टडी प्लानर बना कर पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि आप बहुत व्यवस्थित हो गए, क्योंकि आपको पहले से पता होता है कि आपको क्या करना है। तो आपकी व्यवस्थाएं जो होती हैं वो पूरी बनी होती हैं और आप अपने आप को बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पाते हैं। जब आप ऑर्गेनाइज तरीके से व्यवस्थित होकर अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि समय के साथ साथ आप अधिक अनुशासित हो गए हैं, यानी डिसिप्लिन्ड हो गए हैं,
और जब आप डिसिप्लिन हो जाते हैं, फोकस करते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप पाएंगे कि आपकी एकाग्रता यानी कि जिसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं, वो आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है। जब आप एकाग्र होकर पढ़ते हैं तो कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें जो होती हैं, जो टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आपके दिमाग में आ जाते हैं और कम समय में आप बहुत सारा अध्ययन भी कर पाते हैं। बच्चों, जो प्लानर हम बनाते हैं वो पूरे दिन का बनाते हैं, यानी कि 24 घंटे का बनाते हैं, और उसमें हम समय का निर्धारण कर लेते हैं कि किस वक्त हम क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में हम अपने लिए पर्याप्त खाली समय भी बचाते हैं। तो क्योंकि हमारे पास एक निर्धारित सा पर्याप्त खाली समय होता है जिसमें हम रिलैक्स करते हैं, जिसमें हम आराम करते हैं, अपने मनपसंद काम करते हैं, हॉबीज़ करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, खेलते कूदते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता और पर्याप्त खाली समय होने के कारण हम आराम से रिलैक्स भी कर सकते हैं। तो जब बच्चों आप निर्धारित प्रारूप में पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आप नियमित अध्ययन करते हैं, यानी कि आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं। जब आप रेगुलर स्टडीज़ करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको अब तनाव नहीं होता। जैसे पहले आप हमेशा एक टेंशन में रहते थे कि भाई एग्ज़ाम का दिन आने वाला है, बस अब इतने दिन बचे हैं, मेरा तो बहुत सारा पढ़ना है, कैसे करूँगा, कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होती और आपको किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस यानी या चिंता जो है वो नहीं होती। यानी परीक्षा से पहले जो एग्ज़ाम की एंग्जाइटी बच्चों में देखने में मिलती है वो भी आपको नहीं होगी और आप बहुत ही सामान्य तरीके से जाके परीक्षा देंगे और अच्छे अंक भी लाएंगे। जब आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा और समय रहते बल्कि समय से पहले आप अपना पूरा सिलेबस पूरा कर लेंगे और रिवीजन के लिए भी आपके पास पर्याप्त खाली समय रहेगा, तो ऐसी स्थिति में आप पाएंगे कि जो भी लक्ष्य आपने निर्धारित किया था वो तो बहुत ही आसान है और उसे पाना भी बहुत सरल है। तो बच्चों, इस तरीके से एक स्टडी प्लानर बना के पढ़ना हमारे लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हमारा एक पहला कदम होगा, जिसे कि हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो बच्चों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो अपना एक लक्ष्य बनाते हैं। आप लोगों ने भी बनाया होगा और उसे पाने के लिए आप कड़ी मेहनत भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बात आपको हमेशा ही ध्यान रखनी है कि जो भी आपने लक्ष्य बनाया है वो बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। यानी आपके गोल्स जो होते हैं वो बहुत क्लियर होने चाहिए और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, वो हमेशा ही स्मार्ट होना चाहिए आपकी तरह। स्मार्ट यानी विशिष्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मेजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। यानी आप निर्धारित कीजिए कि मुझे इतने अंक प्राप्त करने हैं, ये मेरा लक्ष्य है। तो इस तरीके से जब इतने अंक आपके आ जाएंगे तो ये मापने योग्य लक्ष्य होता है, जिसको पाना भी आसान होता है। अचीवेबल होना चाहिए, एक्शन बेस्ड भी होना चाहिए, यानी प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। देखिए, कहीं ऐसा लक्ष्य तो आप नहीं बना रहे हैं कि जो आपकी क्षमताओं से बहुत दूर है। तो आप अपनी क्षमताओं को देखिए, आपकी खूबियों को जानिए, आपकी कमियों को जानिए और आप क्या प्राप्त कर सकते हैं उस प्राप्त करने योग्य लक्ष्य बनाइए, जिससे कि आप ना सिर्फ उसे पा सकें बल्कि पाने के बाद आपका आत्मविश्वास भी और बढ़ जाएगा। अपने लक्ष्य को हमेशा ही प्रैक्टिकल बनाइए, यानी जिसको हम कहते हैं ना यथार्थवादी, रियलिस्टिक, वास्तविक। जब आप प्रैक्टिकल बनाएंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। और बच्चों, एक चीज़ भी आपको और ध्यान रखनी है कि समयबद्धता का भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक विषय को आप पढ़ने बैठे और आपने सोचा कि उस पूरे विषय को मैं पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लूँगा और करते करते आपका पूरा समय निकल गया और बाकी सब्जेक्ट के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं बचा। तो इसलिए समय का भी ध्यान रखना होता है। एक निर्धारित समय सीमा में ही आपको अपना काम करना होता है। तो बच्चों, जब आप अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्ट विषय वस्तु भी होनी चाहिए, यानी क्लियर एक्शन आइटम्स होने चाहिए। और आज जब हम बात कर रहे हैं परीक्षा के दौरान की
कि परीक्षा में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसे करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पाठ क्या है। जो आप पढ़ रहे हैं वो आपका पाठ क्या है, आपका पाठ कितना है, कितने पाठ परीक्षा में आने वाले हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कौन कौन से पाठ हैं जो किताब से हटाए गए हैं। क्योंकि कोरोना महामारी के चलते कई सारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो छात्र हित में हटा दिए गए हैं। तो क्या आपको उसके बारे में जानकारी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीज़ एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाने वाली है वो भी आप पढ़ रहे हैं। किस यूनिट में से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, कौन सी यूनिट अधिक इम्पॉर्टेंट है, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं सत्र के भाग 2 की ओर।